नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। तो आज बीए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक पर हम बात करेंगे। पहला टॉपिक तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और सिलेबस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ, हम टाइम मशीन में बैठ चुके हैं और हम अब जर्नी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ज्ञानवीरों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को आपके बारे में अगर जानना है तो आप के बारे में जानने के लिए 100 साल बाद वो व्यक्ति क्या करेगा? आप सोचिए इस पर, वो व्यक्ति क्या करेगा? किसी को आपके बारे में जानना है तो देखिए वो क्या करेगा, वो आपकी मोबाइल हिस्ट्री की चेक करेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो फोटोज़ हैं और आपकी जो डायरी है, आप अगर लिखते हैं तो उसके बारे में वो अध्ययन करेगा, उस पर वो बात करेगा, उसको वो देखेगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी जानकारी इन सब चीज़ों से मिलती है। तो ज्ञानवीरों, प्राचीन भारत की जानकारी हमें दो तरह से मिलती है, दो स्रोतों से प्राप्त होती है। और वो स्रोत हैं, देखिए वो स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत और ज्ञानवीरों पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ज्ञानवीरों, बहुत ही सरल शब्दों में अच्छे से आपको समझाऊंगी, साथ बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, और आप मेरी पिछली हिस्ट्री भी देख सकते हैं इस मामले में। चलिए, तो साहित्यिक स्रोत हो गए, सेकंड हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सेकंड हो गया पुरातात्विक स्रोत। और ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हो गए ये। देखिए, अब दो स्रोतों से प्राचीन भारत में हमें जानकारी मिलती है। अब अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें ज्ञानवीरों, साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत भी देखिए दो तरह से है। एक हो गया आपका धार्मिक साहित्य, ठीक है। एक हो गया आपका, जितना बांट के पढ़ेंगे ना उतना मजा आएगा, उतना आपको अच्छे से समझ आता चला जाएगा, धार्मिक साहित्य। और दूसरा हो गया धर्मेत्तर साहित्य, यानी कि जो धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, धर्मेत्तर का मतलब हो गया जो धर्म से संबंधित नहीं है। तो धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। अब आ जाइए आगे देखते हैं। अब धार्मिक साहित्य को अगर बांटा जाए ज्ञानवीरों, धार्मिक साहित्य की अगर बात की जाए तो धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आ जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, उसके बाद बौद्ध, और उसके बाद ज्ञानवीरों जैन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जैन। और अगर हम धर्मेत्तर साहित्य की बात करें, धर्मेत्तर साहित्य यानी कि जिसमें धर्म का बात नहीं की गई है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपके कुछ कल्पना प्रधान साहित्य। ठीक है, कल्पना प्रधान साहित्य। इसके अलावा देखिए कुछ गाथाएं भी लिखी गई हैं। गाथाएं लेखकों के द्वारा लोगों के प्रशंसा में गाथाएं लिखी गई हैं, तो ये आ जाएंगे धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए, और दूसरा जो होगा, ये हो गया धर्मेत्तर साहित्य में पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार जो होगा वो होगा, जो दूसरा प्रकार होगा ज्ञानवीरों, वो होगा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। और इसमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में विदेशी यात्रियों में कौन कौन आ जाएंगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपके आ जाएंगे, देखिए चीनी, ठीक है, चीनी, यूनानी या यवन, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए अरब यात्री आदि। ठीक है, इतने यात्री इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी बात हो गई साहित्यिक स्रोतों पर। ठीक है, अब हम साहित्यिक स्रोतों पर ज्ञानवीरों चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल फोकस होकर बैठ जाइए और कोई समस्या नहीं आएगी। देखते हैं, अब चलिए आ जाइए नेक्स्ट, साहित्यिक स्रोत या लिटरेरी सोर्सेस। अब देखिए ज्ञानवीरों, जो साहित्यिक स्रोत हैं, अभी मैंने आपको बताया दो पार्ट में बांटा हमने अध्ययन की सुविधा के लिए। और वहाँ पर आपको लिखने को आ जाए तो आप इसको दो पार्ट में बांट के लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपके फैक्चुअल एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा तो आप बीच बीच में अपने फैक्ट्स देखते चले जाइएगा, या ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अपना आउटलाइन करके आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से काम करना है, तो हमें दोनों ही तरीके से काम करना है। आ जाइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथ, अगर हम धार्मिक ग्रंथों की
बात करें तो इसमें आपके ब्राह्मण साहित्य आ गए। ब्राह्मण साहित्य में ज्ञानवीरों वेद, सबसे पहले हम वेदों पे बात करेंगे। आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद वो सबसे प्राचीन है ज्ञानवीरों, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें अगर हम बात करें ऋग्वेद से प्राचीन हो गया। इसके अलावा इसमें 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ठीक है, 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। और सबसे अगर बाद के वेद या नवीन वेद की बात की जाए तो उसमें अथर्ववेद आता है। तो आपके लिए ये एक जानकारी हो गई। अब ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए, इसमें वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है? आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके रहन सहन, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको जानने की जरूरत है। आगे देखिए, अब आगे आ जाइए। ब्राह्मण, अब देखिए वेद जो 4 हो गए उन्हीं को अच्छे से जानने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद रचे गए। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद प्रत्येक संहिता की, यानी कि वेद, संहिता और वेद एक ही बात है तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्येक संहिता का अपना ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हुआ करता था। ठीक है ज्ञानवीरों, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन एक एक दो बार मेरे साथ पढ़ते चलिए, हो जाएगा। देखिए अब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की रचना की गई समझने के लिए। ठीक है, उसकी सरल व्याख्या के लिए उन्हें ब्राह्मण कहा गया। प्रत्येक वेद का अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यज्ञ, कर्म एवं कर्म कांडों के विधान को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। और अगर हम इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के इतरे, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्याभिषेक किस ब्राह्मण से मिलता है? तो वो इतरे ब्राह्मण से राज्याभिषेक के बारे में, राजाओं के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है। और वैदिक काल के राजाओं के क्रमवार विवरण भी मिलता है। अब देख लीजिए ज्ञानवीरों, कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, इसके अलावा भी आप जब लिखते जाएंगे, आपका जब एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसमें आप फैक्ट के नीचे अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे, तभी टीचर की नज़र पड़ती है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और देखिए चलिए, अब जो तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसमें हमने ब्राह्मण पे बात कर रहे हैं। जो तैत्तिरीय है उसको कृष्ण यजुर्वेद का है, और शतपथ जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम सामवेद के ब्राह्मण की बात करें तो पंचविश, जैमिनी, ये सामवेद से संबंधित है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो गोपद ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण आपको मिलेगा, तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस हो गया है गोपद। ठीक, गोपथ, तो ये इतने चीज आपको यहाँ पे ये फैक्ट हो गए। अब आरण्यक, देखिए आरण्यक का क्या अर्थ होता है? अरण्य, अगर आपको हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आपको पता होगा अरण्य, अरण्य का क्या मतलब होता है? यानी वन, जंगल। ठीक है, जंगल में बैठ करके की गई रचनाएं या ऐसे ग्रंथों को कहा जाता था जिनकी रचनाएं जंगल में बैठ करके हुई। इसी शब्द से आरण्यक शब्द की ज्ञानवीरों उत्पत्ति हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराना नहीं है, सब्सक्राइब करते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, आ जाइए। आरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध्ययन वन में किया जा सके। इसमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विषयों का विशद वर्णन मिलता है। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्राह्मण के बाद जब हम आरण्यक पे आ रहे हैं तो जीवन के प्रति थोड़ी सी विमुखता दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा, मृत्यु आदि के बारे में भी बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे लौकिक जीवन के बारे में हमें ज्यादा दिख रहा है। देख रहे हैं ना अंतर? देखिए यहाँ पर, तो ये अंतर है। ठीक है, और इसीलिए इन ग्रंथों को जो है आरण्यक कहा गया। कौशितकी और ऐतरेय ऋग्वेद के हैं ज्ञानवीरों, कौशितकी और ऐतरेय ऋग्वेद के हैं। आरण्यक की बात की जा रही है। ठीक है, और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक है। सामवेद तथा अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है, कोई भी आरण्यक सामवेद और अथर्ववेद का नहीं है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट
उपनिषद, उपनिषद का अर्थ पहले समझिए। उपनिषद, उप का अर्थ क्या होता है, यानी कि निकट, ठीक है, निकट, उप का अर्थ निकट, और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। उपनिषद, देखिए उपनिषद में दार्शनिक तथ्यों की, वेदों के दार्शनिक तथ्यों की व्याख्या की गई है और ज्ञान के आधार पर इनकी बहुत विशद व्याख्या की गई है। उपनिषद इसी को कहा जाता है। तो आप, बहुत सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ, उपनिषदों में प्रमुख जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद और ज्ञानवीरों छांदोग्य उपनिषद। ये दो उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बात करें तो भारतीय दर्शन और बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण हमें काफ़ी कुछ यहाँ से पता चलता है। और आगे भी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इन सब के बारे में बात करते चलेंगे, हो सकता है थोड़ा सा भी आपको टफ लगे। अब देखिए ज्ञानवीरों, वेदांग पे आते हैं। वेदांग क्या है, ठीक है, सबसे पहले सोचिए वेदांग की रचना क्यों हुई। कोई ना कोई कारण है सभी चीज़ों का। तो वेदांगों की रचना, वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। अब देखिए वेदांग कितने हैं, टोटल 6 प्रकार के वेदांग है। घबराइएगा नहीं, आराम से आपको याद होगा। देखिए शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है, 6 हो गए ना। तो आपको इस तरीके से ये 6 जो है वेदांग याद रखने हैं। इन सब की अलग अलग रचना और अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, यहाँ पर आप इतना जानिए। इसके बाद देखिए ज्ञानवीरों आता है, सूत्रों की रचना हुई, ठीक है, सूत्रों की रचना हुई। धर्म पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को धर्म सूत्र और गृह सूत्र, गृह पर मतलब घर बार से संबंधित चीज़ों के बारे में जानने के लिए गृह सूत्र की रचना की गई। बहुत नॉर्मल सी बात है, यानी कि अभी आप कितने अच्छे से देखिए एक एक स्टेप ऊपर आ रहे हैं। हमने बात की वेदों की, वेदों के बाद हमने बात की ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, उसके बाद हम आ गए वेदांग पर, और वेदांग के बाद हम आ गए सूत्र पर। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्मृति, ठीक है। अब सूत्रों के पास बाद जो है स्मृतियों की रचना हुई। ज्ञानवीरों, स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों में मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियां प्रमुख हैं और तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों का प्रकाश इनसे पड़ता है। देखिए मनुस्मृति के बारे में आपने जरूर सुना होगा, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। तो ये हो गया। अब महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य। अब हमने बात करनी है महाकाव्य की। आपको महाकाव्यों के बारे में पता होगा, आराम से सब घर घर में पता है लोगों को। रामायण और महाभारत, ठीक है। रामायण और महाभारत का इतिहास में क्या काम है, तो बिल्कुल काम है। देखिए रामायण और महाभारत से, महाभारत में जैसे कि यवन, पारसिक आदि लोगों के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए उसके समय, उन समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। रामायण के जो ज्ञानवीरों रचयिता थे वो वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन महाकाव्यों से ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम इतिहासकार डॉक्टर R.S. त्रिपाठी की बात करें तो उन्होंने कहा है, निस्संदेह इन महाकाव्यों में भारत की तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थितियों का रुचिकर संग्रह हुआ है, परंतु क्रमबद्ध इतिहास जो है नहीं मिलता है इनसे। बिल्कुल क्रमबद्ध इतिहास इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ज्ञानवीरों भारत में इतिहास लेखन की परंपरा हमें नहीं मिलती है। मेनली इतिहास लेखन की परंपरा हम जो देखते हैं वो कल्हड़ की राज तरंगरी, जो कि 1151 तक का इतिहास उसमें हमें मिलता है। हम वहाँ, वो कश्मीर के लेखक हैं कल्लड़, वहाँ तक हमें, वहाँ पे जाके हमें मिलता है। लेकिन यहाँ से इतिहासकार कुछ चीज़ें इतिहास के मतलब की निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हमने पूरा देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये बातें कर ली। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और पुराण देखते हैं। लास्ट ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो अब हमारा लास्टली आ जाता है पुराण। देखिए पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन बहुत सारे पुराण नहीं जाने, मतलब पढ़े नहीं जाते हैं। सारे पुराण इतिहास के मतलब के नहीं है, केवल 8 का ही ऐतिहासिक महत्व है। 8 का ही ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें कि मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण ज्ञानवीरों ये सबसे पुराना है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इसके अलावा देखिए भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, गरुड़, अग्नि और मार्कंडेय, ठीक है। पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन। प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, विज्ञान, राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन हमें पुराणों से मिलता है और इसीलिए डॉक्टर R.S. त्रिपाठी
विद्यार्थी ने पुराणों को आलोक रश्मि कहा है, ठीक है, आलोक रश्मि इनको बोला है। तो आपको इतना ये ध्यान रखना है। देखिए अब हम जब बाद में जैसे सातवाहन आ जाएंगे तब वहां पे बताएंगे किस पुराण का महत्व है, वहां साथ साथ हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल आप मोटा मोटी चीजें जानिए कि है क्या। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में हमें जानना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप आ जाइए तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंतर्गत तीन आते हैं, जिसमें होता है एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, तीन चीज आती है, घबराइए नहीं। देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखिए विनय पिटक क्या है। विनय पिटक, विनय का अर्थ ही होता है नैतिकता, यानी कि जिसमें नैतिक बातें, वो महात्मा बुद्ध की जो नैतिक बातें हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो ये हो गया विनय। सुत्त पिटक यानी कि जो विहारों में लोग रहते थे, यानी कि जो संघ के लोग होते थे, उनके लिए जो शिक्षाएं दी गई थी उनको बताया गया है, भिक्षुओं के लिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक दर्शन, दो चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की है, यानी कि बौद्ध दर्शन की बात यहाँ पर मिलती है। तो आ जाइए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, तीनों ही चीजों के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। और अभिधम्म पिटक के 7 संग्रह है, इसमें दर्शन की बात की गई, दार्शनिक व्याख्या की गई है और इनकी भाषा ज्ञानवीरों पाली है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जातक बौद्ध ग्रंथ, इसमें ये दूसरा स्थान है जातकों का। अगर बौद्ध ग्रंथों में बात की जाए तो दूसरा स्थान है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में जातकों से पता चलता है। ज्ञानवीरों, ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि किन ग्रंथों से महात्मा बुद्ध के जन्मों का, पूर्व जन्मों का विवरण पता चलता है, और कथाओं के रूप में। ठीक है, और इन्हीं कथाओं से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशा के बारे में भी पता चलता है। तो जातकों का ये महत्व है भारतीय इतिहास में। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें सबसे पहले अगर मैं नाम लेना चाहूंगी तो वो है आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न। ज्ञानवीरों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना नागसेन के द्वारा की गई थी। नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो की रचना की गई थी। और इसमें मेनली जो शासक थे, यमन शासक थे मिनांडर, उनके बारे में बात की गई है, उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पर बात पता चलती है। ठीक है, आगे आ जाइए। दीप वंश और महावंश से मौर्य काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है, दोनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा देखिए कनिष्क के शासन काल में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है ज्ञानवीरों। अश्वघोष का बुद्ध चरित और महाभिभाव संस्कृत भाषा में ललित विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और वैपुल्य सूत्र, आवश्यक सूत्र, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सूत्र ज्ञानवीरों आपका जैन ग्रंथ आ जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथों में आ जाता है, वो बौद्ध ग्रंथ में नहीं है। आ जाइए आप देखते हैं जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथ में पूर्णतः धार्मिक होते हुए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें मेनली देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, आवश्यक सूत्र। इसके अलावा आप देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कथाकोश। ठीक है, कथाकोश। तो देखिए गिरमिरो, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है जैनियों का कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, और जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये ग्रंथ है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। और इसमें देखिए जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये ग्रंथ है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ईसा पूर्व का ये ग्रंथ है। इसके साथ ही साथ आप देखिए अगर हम बौद्ध ग्रंथों में आ जाएं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कथावत्थु। ठीक है, कथावत्थु
जो कि हीनयान से संबंधित ग्रंथ है, हीनयानियों का है ग्रंथ ये। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में भी पता चलता है, अनेक कथानकों के माध्यम से भारत की काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर देखिए प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका बौद्ध और जैन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य, सेकुलर साहित्य या धर्मेतर साहित्य, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए मेनली जो बात की गई है वो कल्पना प्रधान कुछ साहित्य है, जिसमें कि भारत के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए इसमें कौन कौन से आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कुछ भी कहा जाए एक ही बात है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए राजनीति, कूटनीति के बारे में मैंने बता ही दिया। और अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है, आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और इसके साथ ही साथ मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के विषय में काफी कुछ जानकारी यहाँ पर मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना देखिए विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। विशाख दत्त, तो देखिए मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई। इसमें हमें चंद्रगुप्त राजा कैसे बनते हैं और नंद वंश के पतन की व्याख्या मिलती है। और 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, इस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में की गई थी। और नेक्स्ट देखिए कालिदास की रचनाएं, कई सारी कालिदास की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, विक्रोवर्षियम, तो बहुत सारी हैं, 7-8 रचनाएं हैं, उनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ऋतु संहार भी उसमें से एक रचना है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये हम कल्पना प्रधान के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अब आ जाइए हर्षचरित। हर्षचरित की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। और देखिए जो हर्षवर्धन है उनके बारे में यहाँ पर पता चलता है। हर्षवर्धन जो कि देखिए 7वीं सदी में बैठा था, मैंने उस दिन भी आपको बताया था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। तो उसके बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए कादम्बरी भी बाणभट्ट का एक ग्रंथ है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाभाष्य के बारे में जानिए। महाभाष्य पतंजलि का महाभाष्य मौर्य काल से संबंधित यहाँ पर जानकारी मिलती है। और मौर्य काल के विषय में देखिए गार्गी संहिता। गार्गी संहिता को हम यवनों के आक्रमण से जानते हैं। यवनों के आक्रमण के बारे में अगर बात की जाए तो गार्गी संहिता। अब देखिए राजतरंगी का रचनाकार कल्हड़ था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि जो कल्हड़ है ये पहली रचना ऐसी मानी जाती है राजतरंगी जो ऐतिहासिक महत्व रखती है, इतिहास के उससे लिखी गई है, ऐतिहासिक महत्व के से लिखी गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर 1151 ईस्वी तक और शुरू से लेकर के एक क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से इसे ये मान्यता मिली है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी, नव सहसांग चरित ज्ञानवीरो, यहाँ पर परमाणु के इतिहास का हमें अध्ययन करने को मिलता है, परमाणु के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें नव सहसांक चरित की रचना किसने की थी तो वो की थी पद्मगुप्त, ज्ञानवीरो पद्मगुप्त, या इसे परिमल गुप्त भी कहा जाता है। आपसे पद्मगुप्त भी ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो वो सही होगा। ठीक है, वो सही होगा। तो परमार वंश की रचना के यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं गॉड वोरो। इसकी जो ग्रंथ के रचयिता थे वो थे वाकपति राज। ठीक है, वाकपति राज कन्नौज राजा यशोवर्मा या यशोवर्मन, ठीक है, उनकी विजयों का हमें यहाँ से पता चलता है। विक्रमांक देव चरित देख लीजिए, विक्रमांक देव चरित चालुक्य वंश के विषय में हमें यहाँ से पता चलता है और इसकी रचना विल्हड़ ने की थी। नेक्स्ट देखिए पृथ्वीराज रासो यानी कि पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी मिलती है और इसकी रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जयानक पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय, इसमें भी हमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इतनी चीजें ध्यान रखनी है। शायद यहाँ पर देखिए जयानक है या नहीं, ठीक, देखिए जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय, ठीक, ये हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। अब अगर हम विदेशी यात्रियों के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं यूनानी। ठीक है,
यूनानी, जिसमें हेरोडोट्स सबसे प्राचीनतम लेखक हैं। इनकी जो हिस्टोरिका है उसमें भारत के उत्तर पश्चिमी जातियों और सीमा प्रांत के विषय में हमें पता चलता है। तो हेरोडोट्स आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और इसमें कॉकेशस या कसेशियस के भी विषय में लिखा है। इसके अतिरिक्त सिकंदर के साथ आए हुए लेखकों के विषय में भी हमें जानना चाहिए। लेखकों ने भारत के विषय में अपने विचार रखे हैं, जैसे कि मेगास्थनीज, ज्ञानवीरों मेगास्थनीज की इंडिका बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। राजदूत के रूप में ये यूनानी राजदूत के रूप में आया था और मेगास्थनीज व्यक्तियों और घटनाओं का अवलोकन बहुत ही पैनी दृष्टि से करता था, ठीक है। इसकी जो इंडिका है इसमें देखिए भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि इत्यादि के विषय में पता चलता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्लिनी, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, बहुत सा एरियन, ये बहुत सारे जो है यूनानी यात्री जिन्होंने भारत के बारे में लिखा और उनके विषय में हमें भारत के ऐतिहासिक अध्ययन में सुविधा मिलती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टॉलेमी के लेख के बारे में बताया गया है यहाँ पर, टॉलेमी। इसके अलावा अगर इनके देखा जाए तो भूगोल टॉलेमी का और प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका भी ऑप्शन में आ सकता है, नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल हिस्टोरिका जो भी है। टॉलेमी की भूगोल और प्लिनी की हिस्टोरिका, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी अज्ञात लेखक के द्वारा पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन शी, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन शी का लेखक कौन है? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा अज्ञात, वही राइट आंसर होगा, ठीक। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ से भी भारतीय वाणिज्य, व्यापार, बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आ जाइए देखिए ज्ञानवीरों, चीनी यात्री मेनली ह्वेनसांग और फाहियान। फाहियान जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। नेक्स्ट अगर हम ह्वेनसांग की बात करें तो वो हर्षवर्धन के काल में आया था। इन दोनों से ही भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और देखिए इसके साथ फाहियान और इनके बाद आ गए इत्सिंग। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री थे जिन्होंने 3-4 वर्ष भारत में रहकर यहाँ के बारे में लिखा है। यहाँ के बारे में मेनली देखो, इन लोगों का जो मेन उद्देश्य होता था वो भारत में आकर बौद्ध धर्म को जानना और उनका विस्तार से अध्ययन करना, ये इनका मेन उद्देश्य होता था। तो ये हमारे लिए महत्व का विषय है। अब देखिए तिब्बती वृत्तांत, तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर, ये दो आप याद रखिए। कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारत का वृत्तांत के विषय में पता चलता है। इसके साथ ही साथ मौर्य काल से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती है। अगर हम अरब यात्रियों के विषय में बात करें तो सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है वो है अल-बुरूनी। देखिए अल-बुरूनी जिनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म या खीवा में हुआ था, ठीक है। और जब महमूद ने गजनी को जीता था वहाँ पर, या ख्वारिज्म को जीता था, तो उसके बाद उसने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर अपने यहाँ ज्योतिषी का पद दिया, ज्योतिष का इसे पद दिया था। बहुत योग्य व्यक्ति जिसने सभी बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत, अरबी, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का इसने अध्ययन किया। गणित, तर्क, खगोल, भूगोल, सभी विषयों का यह ज्ञाता रहा है। दर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के संबंध में इसने तहकीक हिंद की रचना की थी और इसमें विस्तृत जानकारी ज्ञानवीरों मिलती है, ठीक है। अल बरूनी के अतिरिक्त अगर मेन नाम मैं आपको बताऊं तो वो है सुलेमान फरिश्ता, अल मसूदी, अल विलादरी, ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। तो देखिए यहाँ तक हो गए अरब यात्रियों के वृत्तांत। अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो अब आ जाते हैं हम पुरातात्विक स्रोत में। देखिए पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं ज्ञानवीरों, ये कहीं अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में कई बार दरबारी कवि राजा के बारे में, उसके बारे में स्पष्ट चीज़ों को नहीं लिखते थे, क्योंकि वो उनके दरबार में रहते थे तो स्पष्ट चीज़ों को नहीं लिख पाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर साहित्यिक स्रोतों की सीमा होती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में ऐसी कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेख पे बात करेंगे, मुद्रा पे बात करेंगे, इसके अलावा भवनों पे, ठीक है। अभिलेख के अंतर्गत हमें प्रस्तर लेख हो गया, जो हो गया स्तंभ हो गया, शिलालेख हो गया, बहुत सारे इसके डेफिनेशन होते हैं। शिलालेख मतलब जो शिलाओं पर लिखे गए थे, जैसे कि, और मौर्य काल अशोक के समय में सबसे ज़्यादा अभिलेखों को हम देखते हैं। उसके बाद भी अभिलेखों की परंपरा चलती रही, जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय का अहल अभिलेख देते हैं, जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ उसी आसपास का है, वो उसको हम देखते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अभिलेख अगर हम बाद में देखेंगे, समुद्रगुप्त के
प्रयाग प्रशस्ति हो गया, और आगे बढ़कर हम 7वीं 8वीं शताब्दी तक अभिलेखों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप देखिए, अभिलेखों के से हमें तो तत्कालीन सामाजिक आर्थिक विषयों पर तो जानकारी मिलती ही है। अगर हम स्मारक की बात करें तो इसमें भवन, मूर्तियाँ, मंदिर, भग्नावशेष जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और इससे ज्ञानवीरों उस समय की स्थिति के बारे में, उस राजा की क्या स्थिति थी, बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है अगर हम स्मारकों पे बात करें। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, मुद्राएं या कॉइन्स। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का अपना एक विशेष ही महत्व है। सबसे पहले मुद्रा के माध्यम से उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि अगर हम किसी राजा का अगर वो सोने के सिक्के वहाँ पर लेन देन में चलते थे और अचानक से वहाँ पे तांबा आ गया या और कोई अन्य धातु आ गई, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ठीक, और इसे मतलब मुद्रा कहने का मतलब यह है कि मुद्राओं से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे से पता चलती थी। अगर हम भारत में सबसे प्राचीन मुद्राओं की बात करें ज्ञानवीरों, तो आहत मुद्रा सबसे प्राचीन है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, साहित्यिक रूप में इसी को कर्षापड़, निष्क आदि शब्द भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं, कलाकृति और मिट्टी के बर्तन। कलाकृतियाँ देखिए, बिल्कुल जैसे मिट्टी के बर्तन हुए, सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन कितने आकर्षक थे, किन किन रंगों का प्रयोग हो रहा है, उनकी बुद्धि जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या अन्य सभ्यताओं के लोगों के भी, मतलब जो भारत में हमें पढ़ना है, अभी हम प्राचीन काल में देखेंगे कितनी बुद्धि लौकिक रही या कितने वो उत्कृष्ट बुद्धि के रहे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। और उनकी कलाकृतियाँ भी, और जैसे कि वहाँ पे देखिए लोक कला, ये इम्पॉर्टेंट है, लोक कला धर्म और सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी हमें इसके माध्यम से पता चलता है। तो ज्ञानवीरों देखिए, यहाँ पर ये आपका साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत समाप्त होता है। ठीक है, इसको अच्छे से अध्ययन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर से समझाने का प्रयास करूंगी, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।